नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का इस ताज़ा खबरों के शो में जिसका नाम है कोर्स टुडे हिंदी। इन कानूनी खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ पर हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले के बारे में तो आपने सुना होगा। अब फिलहाल इस मामले में जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने उस इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी है जिसके तहत उनके सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही यानी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू करने की सिफारिश को भी चुनौती दी। ये याचिका 17 जुलाई को दायर की गई जिसमें भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट को पक्षकार बनाया गया है। जस्टिस वर्मा का यह कदम संसद के मानसून सत्र से पहले आया है जो अगले सोमवार से शुरू हो रहा है और तब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी ने उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया और बिना पुख्ता सबूत के उनके खिलाफ निष्कर्ष निकाल दिए। यह मामला 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के बाहरी हिस्से में आग बुझाने के दौरान अचानक मिले नोटों के ढेर से संबंधित है, जिसके बाद भारी सार्वजनिक विवाद छिड़ गया था और उस वक्त के तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की इन हाउस इंक्वायरी कमेटी गठित की थी जिसमें जस्टिस शील लागू, जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इसके बाद जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया और जांच लंबित रहने तक उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया। कमेटी ने मई में अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपी जिसे सीजीआई ने आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया क्योंकि जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस के इस्तीफा देने की सलाह मानने से इनकार कर दिया था। कमेटी ने 55 गवाहों के बयान और वीडियो तस्वीरों जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट दी कि उनके आधिकारिक परिसर में नकदी पाई गई। चूंकि जस्टिस वर्मा कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे सके और केवल साजिश का आरोप लगाते रहे, इसलिए कमेटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। इस मुद्दे पर अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जबकि मुख्य मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। बेंच ने साफ किया कि वो इस स्टेज पर हस्तक्षेप नहीं करेगी और याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुख्य मामले का फैसला होने दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह राहत दी कि मुकदमे की कार्रवाई के दौरान लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने का भी अनुरोध किया। सुनवाई में लालू की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए और दलील दी कि जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी लेनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने कहा कि ये नियम साल 2018 के पहले लागू हुआ जबकि मामला उससे पहले का है। अब फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर आगे क्या अपडेट्स आते हैं उसे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर एनआईए मामलों में तेज और समयबद्ध सुनवाई के लिए जरूरी विशेष अदालतें नहीं बनाई गई तो अदालतों के पास विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि अगर भारत संघ और राज्य सरकारें विशेष अदालतों के गठन में विफल रहती हैं तो अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इसे अंतिम मौका करार दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल किसी मौजूदा अदालत को एनआईए विशेष अदालत घोषित करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इससे अन्य मामलों की सुनवाई प्रभावित होगी जिनमें सैकड़ों विचाराधीन कैदी, वरिष्ठ नागरिक, वंचित वर्ग और वैवाहिक विवाद शामिल हैं। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ऐसे मामलों में विचाराधीन कैदी वर्षों से जेल में है और मुकदमा शुरू ही नहीं हो पाया है। यह अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है उसका उल्लंघन है। अदालत ने समयबद्ध ट्रायल के लिए विशेष अदालतों की स्थापना पर जोर दिया। आज की आखिरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 36 वर्षीय भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रोकने के प्रयास में जुटे एक निजी संगठन को यमन जाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि निमिषा को साल 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी जिसने कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया और उसके साथ मारपीट की। उस व्यक्ति के पास से अपने पासपोर्ट सहित दस्तावेज वापस पाने के लिए प्रिया ने केटामाइन का इस्तेमाल करके उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा मात्रा में दवा लेने से उसकी मौत हो गई। हाल ही में निमिषा प्रिया के परिवार ने पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी के रूप में $10 लाख देने की पेशकश की जो उसे माफ करने और उसकी जान बख्शने के लिए मुआवजा है।
बताते चले कि शरीयत कानून के तहत ब्लड मनी का मतलब होता है कि गंभीर अपराधों जैसे हत्या के मामलों में आरोपी पीड़ित के परिवार को मुआवजे के रूप में पैसा देता है। कोर्ट ने कहा कि वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन संगठन केंद्र के सामने अपनी बात रख सकता है। केंद्र सरकार ने बताया कि यमन में भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रिया की फांसी टालने के लिए निजी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि ये मामला संवेदनशील और वास्तव में दुखद है और अगली सुनवाई 14 अगस्त को तय की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले हफ्ते आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।